हेलो फ्रेंड्स, लाइव मैराथन एमसीक्यू सीरीज़ जो प्रारंभ हुआ है, आज हम भारत का भूगोल का एमसीक्यू हल करेंगे। तो आप में से जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है एमसीक्यू मैराथन का, इसी चैनल में देख लीजिएगा। जो छात्र नए होंगे उसी के अनुसार आगामी लाइव मैराथन एमसीक्यू हल कराया जाएगा। इसमें वे संभावित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसका एक प्रारूप आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप एमसीक्यू हल करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अभी तैयारी करते रहें तो एक प्रारूप मिल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है भारत का भूगोल। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। जो छात्र सबसे पहले सही आंसर देंगे उसका हम लाइव चैट में नाम मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो छात्र सबसे पहले जानते रहेंगे तो बिल्कुल आप सही आंसर रिस्पॉन्स कीजिएगा। आप सभी के लिए लाइव चैट ओपन है। ठीक है, मान लीजिए जो छात्र लाइव चैट में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आप बाद में 1.5 गुना स्पीड में इसको आप देख सकते हैं। कम से कम आपको एक प्रश्न का प्रारूप मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, बताइए भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़े हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये पढ़े हैं उत्तरी अक्षांश में। साथ ही 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत हमारा स्थित है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ छात्रों का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, उसको याद रखिएगा कि भारत की स्थिति कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, मानक रेखा, साथ ही ये सब आप याद रखिएगा कि कब दिन बड़ा होता है, रात बड़ी होती है, भारत का मानक समय, इन सभी के बारे में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके व्यापम वाले में, प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आगे आपको मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो आप सभी जितने भी, चाहे वह पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान, चीन की बात हो, नेपाल की बात हो, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी के जितने भी समीपवर्ती राज्य हैं उनका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगा हुआ है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? दिए हुए विकल्पों के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न मेरा यह है, सभी लाइव चैट में आंसर बताइएगा। जो छात्र बाद में देखेंगे आप वीडियो को रोक के कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसमें सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, अर्थात कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है? आप जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए। बांग्लादेश जो देश है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है? आप जल्दी लाइव चैट में आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न जितना अभी आपको हमारे समीपवर्ती देश हैं उनके बारे में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ का अलग पढ़ते हैं, वहीं भारत के प्राकृतिक जो विभाजित किया गया है उसके बारे में हम अलग से अध्ययन करते हैं। तो बताइए, आपके पास 4 विकल्प हैं।
4 है, 6 है, 7 है और 8 है। भारत को मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? सभी आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ छात्रों का आंसर 4 आ रहा है, कुछ छात्रों का आंसर 6 आ रहा है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जब आप आंसर लेंगे तो 6 मिलता है, ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा आंसर 4 लिया गया है। भारत को मुख्यतः 4 कौन कौन से लिया गया है? तो एक तो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, अगला है विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार लिया गया है और चौथा तट एवं द्वीप। तो ये भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए विकल्प में आपको 4 नहीं मिलता है तो आंसर 6 लेना है, ठीक है। विकल्प में यदि 4 नहीं मिलता है तब की स्थिति में आपको 6 लेना है। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहले आप यस या राइट, सही गलत आप बताते चलिएगा, लास्ट में कोट मिलान करेंगे। यदि मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता? पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। क्या यह सही है या गलत है? सही है या गलत है? जितने छात्र लाइव चैट में जुड़े हुए हैं जल्दी से बताइए। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ से वंचित होता। जो सिंधु और गंगा का मैदान है इतनी सुविस्तृत जलोढ़ से वंचित होता, यह सही है या गलत है? बताइए। जो सिंधु गंगा का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी जो पाया जाता है, क्या यह हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता? क्या यह वंचित हो जाता? तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आप सभी पढ़े होंगे हिमालय पर्वत मानसून जो पवन होता है इसको रोक कर ही उपमहाद्वीप में वर्षा कराती है, पढ़े होंगे। तो देखिए हिमालय जो क्षेत्र से होने वाली सिंधु है, गंगा है एवं उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनके निक्षेपण से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और मानसून का प्रतिरूप प्रभाव पड़ता। तो 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में, हमारे जो भारत देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव भी होता। साथ ही सिंधु गंगा का जो मैदान में जलोढ़ मृदा पाया जाता है उससे वंचित हो जाते। साथ ही वर्तमान में जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत वर्षा होता है उसमें भी आपको प्रभाव देखने को मिलता। तो 1, 2, 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन सा है बताइए। आपके सामने विकल्प हैं अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वह प्राचीनतम है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार बता सकते हैं कौन से राज्य के अंतर्गत है? अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता हुआ है या फैला हुआ है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंतर्गत फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, ठीक है। आपसे ये प्रश्न का आंसर बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
लाइव चैट में आंसर बताइए या कमेंट सेक्शन में बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता है तो लाइव चैट में बताइए। देखते हैं कितने छात्रों को भारत का भूगोल की तैयारी है या नहीं है। विकल्प के आधार पर तो तुक्का भी लग जाता है। ऐसे बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। सभी जगह विकल्प काम नहीं आता है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव या सुनीता गोद्रा। छठवां प्रश्न आपके सामने उपलब्ध है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव या सुनीता गोद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए। जितने छात्रों को आंसर पता है बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। महिला पूछा गया है, भारतीय महिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव हैं जो द्वितीय भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, चुम्बी घाटी या बनिहाल दर्रा। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। बताइए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, श्रीनगर से जो लेह जाने का रास्ता है वह जोजिला दर्रा है। ठीक है, श्रीनगर से जोजिला जाने का जो दर्रा है वह जोजिला दर्रा है। ठीक है, अगला देखिए, डी में है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर के बीच बनिहाल दर्रा और श्रीनगर से लेह के बीच जोजिला दर्रा। ठीक है, वहीं आप जानते होंगे सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए है मालवा का पठार, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है दक्कन का पठार और डी है प्रायद्वीप का पठार। बताइए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? जितने छात्र लाइव चैट में हैं बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वहाँ आपको अरावली मिलता है और दक्षिणी सीमा के मध्य विंध्य श्रेणी मिलता है। ठीक, तो ये है ए ऑप्शन, इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, अर्थात दिए हुए 4 विकल्पों में से किसे रत्नाकर नाम से भी जाना जाता था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है या प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम स्थल को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। बताइए, 4 विकल्प हैं, रत्नाकर नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिएगा, कुछ छात्र सही आंसर दिए हैं, हिंद महासागर। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में आपको हिंद महासागर को ही रत्नाकर नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर।
अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरीय भाग को, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरीय भाग को जिस नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है। प्रश्न को पहले एक बार अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरीय भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम बताइए। ए है कर्नाटक तट, बी है मालाबार तट, सी है कोंकण तट, डी है कोरोमंडल तट। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों से आंसर बताइए। भारत का मैप तो आप जानते ही होंगे, आप कॉपी में अच्छा बनाएंगे। तो देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो उत्तरीय भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। वहीं दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है, दक्षिणी तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न में आपसे पूछा गया था पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वह पश्चिमी तट है और ये वाला जो हिस्सा है वह पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट का ऊपर अर्थात उत्तरी हिस्सा ऊपर होगा, दक्षिणी नीचे होगा, ठीक है। तो इसको आप मैप बनाकर इसकी तैयारी कीजिएगा। भूगोल चाहे छत्तीसगढ़ का हो, भारत का हो, मैप से आप जल्दी क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। 4 विकल्प हैं। ए ऑप्शन में है लिटिल अंडमान, बी है लिटिल निकोबार, सी है ग्रेट निकोबार और डी है बैरन द्वीप। बताइए, भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरन द्वीप, ठीक है। चलिए तो बताइए, मिनिकॉय व मालदीव, अच्छे से सुनिएगा, मिनिकॉय एवं मालदीव इनके मध्य कौन सा चैनल या जल संधि स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य ऑप्शन है आपके सामने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या 11 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है, जबकि 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है, ठीक है। 9 डिग्री लक्षद्वीप के मध्य है। वहीं आप 10 डिग्री की बात करेंगे तो 10 डिग्री लघु अंडमान से कार निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक जिसे निवेशिका भी कहा जाता है कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, बी है खंभात की खाड़ी में, सी है कच्छ के लिटिल रन में, डी ऑप्शन है कच्छ के रन में। आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रश्न पूछा गया है कोरी क्रीक स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कच्छ के रन में स्थित है, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ के रन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है। जनजातीय से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लोक कला संस्कृति जनजातियों को, ठीक है। मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, आप सीधा सीधा बताते चलिएगा लाइव चैट में। थारू और लोगों का निवास कहाँ है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। जनजातीय से संबंधित अभी आपको अभ्यास करने के लिए और प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा, आप लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ छात्र आंसर दे रहे हैं बिहार को, कुछ छात्र उत्तर प्रदेश को
अरुणाचल प्रदेश वाले भी हैं। तो देखिए जो थारू जनजाति है, पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, साथ ही बिहार, ये 3 राज्यों के अंतर्गत निवासरत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। ठीक है, बी और डी दोनों इसका आंसर होगा कि थारू जनजातीय लोगों का निवास क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। ठीक, चलिए आप बताइए टोडा जनजाति कौन से राज्य के अंतर्गत निवासरत हैं? टोडा जनजाति उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न है टोडा जनजाति, लिख देता हूँ ताकि आपको आंसर बताने में आसानी हो। टोडा जनजाति कौन से राज्य में स्थित है? पहला मणिपुर, दूसरा उड़ीसा, तीसरा राजस्थान या चौथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला है बुक्सा। सुने होंगे, यदि आप जनजातियों के बारे में अध्ययन किए होंगे, भारत के भूगोल भी पढ़ लिए होंगे, तो बताइए बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? मुख्यतः कौन से राज्य में बुक्सा जनजातियाँ पाए जाते हैं? इसके लिए भी ऑप्शन दिया जाए आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। आपके सामने 4 विकल्प हैं। बुक्सा जनजाति कहाँ निवासरत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लाइव चैट में बताइएगा कि जो कोलम जनजाति है, सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो याद कर लीजिएगा। कोलम जनजातीय कौन से राज्य में निवासरत हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कोलम जनजातीय कौन से राज्य में निवासरत हैं? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने छात्र लाइव चैट में हैं बताइए। तो कोलम जनजातीय पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कौन से स्थान पर मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए, यह प्रश्न आपके व्यापम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? जितने छात्र लाइव चैट में हैं बताइए। अलकनंदा एवं भागीरथी गंगा नदी बनाते हैं, वह कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। ठीक है, देखिए नदी अपवाह तंत्र, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वह छत्तीसगढ़ के भूगोल के प्रश्न हो या भारत के भूगोल, दोनों में से एक जगह नदी अपवाह तंत्र के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए नदी अपवाह तंत्र जब प्रश्न में नहीं आता है तो देखिएगा जलप्रपात के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह भारत का भूगोल हो या छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, दोनों जगह प्रश्न नहीं मिलता है, दोनों में से किसी एक पार्ट में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, चाहे वह भारत या छत्तीसगढ़, दोनों में से किसी का भी नदी अपवाह तंत्र के बारे में आप अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी ये तीनों कौन से क्षेत्र से निकलती है? विकल्प के आधार पर बताना है। सोन,
नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन है पलामू की पहाड़ी से, बी ऑप्शन है अमरकंटक से, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट से और डी ऑप्शन है अरावली से। बताइए, आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न है सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक क्षेत्र से। पर्टिकुलर महानदी का पूछा जाए तो महानदी का आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या जितने छात्र लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं तो लाइव चैट में बताइए महानदी कौन से स्थान से निकलती है। जो भी छात्र सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रश्न हल करना है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा जलप्रपात है जो गोवा में स्थित है? गोवा। ए ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, बी है दूध सागर जलप्रपात, सी है नोखालिकई जलप्रपात, डी है लैंड सिंह जलप्रपात। चार विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। बताइए कौन सा जलप्रपात है जो गोवा राज्य के निकट स्थित हैं या गोवा राज्य में स्थित हैं? जलप्रपात हो या झील, इसके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है? इसका आंसर बताइए, फिर आपको और प्रश्न पूछता हूं मैं। तो याद रखिएगा, गोवा में दूध सागर प्रपात स्थित है। दूध सागर प्रपात स्थित है, ठीक है? जो कौन से नदी पर स्थित है? यदि पता है तो बताइए, नहीं तो याद कर लीजिएगा। जो दूध सागर जलप्रपात है वह मांडवी नदी के जलप्रपात में वाटरफॉल बनाते हैं, मांडवी नदी, ठीक है? उसको याद रखिएगा। गोवा राज्य है, मांडवी नदी है और जलप्रपात का नाम है दूध सागर, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छे से पढ़िए, नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन है, देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है या गलत है? सही है तो यस बताइए, गलत है तो नो बोलिए। बी है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। डी ऑप्शन है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, दिए हुए चार विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पहला क्या है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। बिल्कुल सही है। सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता अर्थात नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। यह भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, जबकि हिमालय क्षेत्र में न पा करके यह दक्कन क्षेत्र में स्थित मिलता है। कौन सा क्षेत्र? तो दक्कन क्षेत्र मुख्यतः, ठीक है? तो ये आपका डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीन सही हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? ए है चिकनी मिट्टी, बी है पांसू मिट्टी, सी है बलुई मिट्टी, डी है लोम मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए। सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। देखिए, अभी कुछ छात्र व्हाट्सएप में मैसेज करते रहते हैं कि सर आरक्षण वाला मुद्दा कब ख़त्म होगा।
तो देखिए, चाहे 58% पर हो या 50% पर हो, गवर्नमेंट भर्ती तो करेंगे। तो आप सभी तैयारी करते रहें। ये इशू कब ख़त्म होगा इसके बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती का दिसंबर में होने की संभावना थी, अभी भी है। यदि छात्र चाहें तो इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत कीजिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप तैयारी करते रहें और सरकार से एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके, जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसका परिणाम जारी करने का निवेदन करें। आप कभी भी 58% या 52% वाले मुद्दे में मत फंसिएगा। एग्ज़ाम कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं तो एमपी जैसे हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। तैयारी करते रहें। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो फरवरी में ही होगा, फरवरी के पहले या दूसरे रविवार को होना तय है। ठीक, तो आप तैयारी करते रहिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ए ऑप्शन है असम में, बी है केरल में, सी है छत्तीसगढ़ में, डी है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है। बाकी जो दिया हुआ है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, डी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, सही आंसर का चयन कीजिए और बताइए कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, जो सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, इसी को आप पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं, पतझड़। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। नहीं है तो बताइए। एक तरफ नहर परियोजना दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थिति अर्थात कौन से राज्य में स्थित है। तो बताइए, क्या घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में स्थित है? यदि है तो यस। उकई नहर परियोजना क्या गुजरात में स्थित है? नीरा नहर परियोजना क्या महाराष्ट्र में है? जवई परियोजना क्या तमिलनाडु में है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। आपको प्रारंभ में ही बताया था, झील, जलप्रपात, वाटरफॉल, जल विद्युत परियोजना, ये सभी आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बने या भारत के भूगोल के परिदृश्य में बने, लेकिन प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो इसमें का सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, जवई परियोजना। बाकी घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, जबकि जवई परियोजना राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1998 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ है? प्रारंभ वर्ष तो आपसे बता दिया गया है कि 1958 से प्रारंभ हुआ है, तो इसका उद्गम स्थान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक है दामोदर घाटी वाला, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है स्थापना वर्ष। तो यहाँ दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो इसको भी याद रखिएगा, 1958 पूछा जा सकता है। फिलहाल तो बताइए कि कहाँ से उद्गम हुआ है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सतलज नदी, ऑप्शन डी, सतलज नदी पर
कौन सा बांध है? तो हरिके बांध से। सतलज नदी पर हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1998 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में ही पूछा गया था और आगामी पूछने की भी संभावना है। तो बताइए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में राज्यों के नाम भी दिए हुए हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। तमिलनाडु या तमिलनाडु तथा कर्नाटक है, कि तमिलनाडु कर्नाटक और केरल है, कि तमिलनाडु कर्नाटक केरल और गुजरात है, या तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी, इनके मध्य कावेरी नदी जल विवाद था। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ बना है? अर्थात कौन सी नदी पर बना है? ए है टिहरी नदी पर, बी है यमुना नदी पर, सी है अलकनंदा नदी पर, डी है गंगा नदी पर। 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? कि टिहरी नदी है या गंगा नदी है? कुछ छात्र टिहरी नदी बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। टिहरी बांध गंगा नदी पर है, डी ऑप्शन सही है। तो बताइए टिहरी बांध गंगा नदी पर है, कौन से राज्य में स्थित है? राज्य बताइए, कौन से राज्य में स्थित है टिहरी बांध? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कुछ छात्र रिप्लाई कर रहे हैं कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो देखिए भागीरथी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम विकल्प के आधार पर आंसर ले रहे हैं कि भागीरथी नदी के स्थान पर गंगा नदी सर्वाधिक उचित है। तो हमको भागीरथी को गंगा की ही मूल नदी है, इसको याद रखिएगा। तो 24 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ परियोजना है, दूसरा तरफ राज्य के नाम है। तो बताइए मेटूर परियोजना कौन से राज्य में संचालित है या स्थित है? परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटूर परियोजना कहाँ है? कुछ छात्र रिप्लाई कर रहे हैं कि तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो बताइए मयूराक्षी परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जो बच गया हीराकुंड उड़ीसा में। तो इसको आप याद रखिएगा, परियोजना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप बताइए, तो इडुक्की बांध परियोजना कौन से राज्य में और किस नदी पर है? अच्छे से प्रश्न को सुनिए। इडुक्की बांध परियोजना कौन से नदी पर और कौन से राज्य में स्थित है? इडुक्की, कुछ छात्र बोल रहे हैं कृष्णा नदी, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार नदी। ठीक है, राज्य की बात करें तो केरल राज्य। याद रखिएगा, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ये एक संभावित प्रारूप हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ क्रांति दिया हुआ है और दूसरे तरफ विषय दिए हुए हैं कि कौन से क्रांति से संबंधित हैं। सुमेलित कीजिए। सबसे पहले ए ऑप्शन में है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कौन से क्रांति से संबंधित है? दिए हुए 4 विकल्प हैं, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। इसमें सुमेलित कीजिए। बताइए खाद्य उत्पादन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन
नीली क्रांति से है और उर्वरक भूरी क्रांति से है। सही बता रहे हैं आप लोग भी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको बाद में पूछता हूँ मैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है, चावल की किस्म है कि मक्का की कि गेहूं की या ज्वार की? कल्याण सोना एक किस्म है, कौन से फसल की किस्म है आप बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। चावल की, मक्का की, गेहूं की या ज्वार की? प्रश्न पूछा जाता है तो तैयारी होना चाहिए आपसे, प्रश्न भी बनना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं का। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का, याद रखिएगा। जल्द ही आप सभी को प्रीलिम्स एग्ज़ाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो जितने अधिक से अधिक छात्रों का मांग रहेगा उस आधार पर ही पूर्ति किया जाएगा। तो जो छात्र प्रीलिम्स की रणनीति चाहते होंगे कि 90 से 100 दिनों के मध्य किस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी, एमसीक्यू सॉल्व, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की रणनीति के बारे में चर्चा का विषय के रूप में एक वीडियो उपलब्ध करा सकते हैं, यदि छात्रों की मांग रही तब की स्थिति में। ठीक है, तो देखते हैं कमेंट छात्र में कितने छात्रों का मांग रहता है, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल का नाम दिया गया है, एक तरफ से उस फसल से संबंधित राज्य का नाम दिया गया है कि वहाँ सर्वाधिक मात्रा में या फेमस जगह है करके। तो बताइए जूट फसल कहाँ उत्पादित सर्वाधिक मात्रा में होता है? बताइए, प्रश्न पूछे जाते हैं। चाय के बारे में तो सभी को पता है, चाय को तो बता लेंगे, जूट का बताइए। चाय का है आपका केरल, असम। चाय का है असम, रबर का है केरल, जूट का है पश्चिम बंगाल और गन्ना है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। जूट कहाँ है? जूट है पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ है? चाय है आपका असम में, रबर केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोयला क्षेत्र और राज्य। राजमहल कौन से राज्य में स्थित है? बताइए राजमहल कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है? एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरा तरफ राज्य है। बताइए जी, राजमहल कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ का तो पता है, छत्तीसगढ़ का है विश्रामपुर। बाकी को बताइए राजमहल के बारे में। राजमहल, सोहागपुर, विश्रामपुर, रानीगंज। राजमहल है आपका झारखंड में, सोहागपुर है मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर है छत्तीसगढ़ में और रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखिएगा, कोयला क्षेत्र भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आस्पद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण क्या है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। कथन है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण क्या दिया जा रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ए है, ए और 2 मतलब कथन और रीज़न दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन है। बी है, ए और आर दोनों सही है जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में देश की भावी ऊर्जा जो मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा तो है, लेकिन भारत में अणु खनिज का सर्वत्र सुलभ है, यह कथन गलत है। अर्थात सी ऑप्शन सही है कि ए तो सही है परंतु आर
गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ दिया हुआ है संस्थान, दूसरा है स्थान। शोध संस्थान के बारे में है, दूसरा स्थान में है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों के आधार पर आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, तो बिल्कुल है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, न कि श्रीनगर में। ठीक है, तो लखनऊ, ये आपका गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, यह भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। उसके बाद कोड का मिलान कीजिए। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? नंबर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या तो नाम लिखिए सीधा। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? प्राकृतिक बंदरगाह हैं, बताइए। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन या विशाखापत्तनम। तो जो आपके विशाखापट्टनम है और कोच्चिन है, 2 और 4, ये दोनों आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। कोच्चि और विशाखापट्टनम ये दोनों आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से आप सबरी नदी में पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, उसी तरह से राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, विकल्प के आधार पर आंसर का चयन कीजिए। CGPSC में पूछा गया था शायद 2018 में, चेक कर लीजिएगा। बाकी ये प्रश्न आया हुआ है तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग, यही आपका राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिटी का उपनाम दिया गया है कि किस नाम से फेमस है, दूसरे तरफ स्थान का नाम दिया गया है। तो बताइए विकल्प के आधार पर आंसर का चयन कीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला तो आप सभी जानते हैं गुलाबी नगर के नाम से जयपुर कहा जाना जाता है। उज्जैन के बारे में भी जानते हैं कि महाकाल का नगर कहा जाता है। आनंद का नगर कहा जाता है कोलकाता को, जबकि झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। तो डी ऑप्शन गलत है और आपसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरे तरफ एक तरफ पर्व दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं। बिहू, ओणम, पोंगल, बैसाखी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहू असम में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। ओणम क्या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपका गलत है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी पोंगल तमिलनाडु सही है, बैसाखी पंजाब यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातीय दिया गया है, एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य के नाम दिए गए हैं। तो सुमेलित कीजिए। गारो जनजाति गारो पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? गारो हैं मेघालय में। मेरी जनजाति, तो मेरी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लम मलई है तमिलनाडु में और डालमा है झारखंड में। ठीक है, तो ये पहाड़ियों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नोटिफिकेशन था, देख लीजिए, उसके बाद आगे प्रश्न हल करेंगे। बाकी टाइम भी हो चुका है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ 9 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। कुल 40 टेस्ट होने हैं, जिसका फीस 300 रुपये रखा गया है, लेकिन इसे आप 25 अक्टूबर तक
दीपावली तक 200 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो छात्र प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते होंगे तो अभी केवल 6 टेस्ट हुए हैं, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक, यह भी आपको पेमेंट होने के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो छात्र प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे तो 25 अक्टूबर तक 200 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 40 टेस्ट होना है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 7691941488। इसमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको ज्वाइन करने की पूरे प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। तो आज का भारत का भूगोल का जो MCQ है उसको यहीं पर विराम करते हैं। अगला शेड्यूल में देख लीजिएगा कि कौन से विषय का कब होना है, इसी चैनल में उपलब्ध हैं। तो अभी तक जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ ही पिछला 2 विषय का हम MCQ हल कर चुके हैं, एक संविधान का, दूसरा भारतीय इतिहास का। तो चैनल में प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बना दिया गया है, तो आप बिल्कुल हल कर लीजिएगा। इस तरह से आज का भारत का भूगोल का MCQ यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बीच बीच में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका भी आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।